Hey guys, welcome to my channel Shah or Share Bazaar. In this video, we'll discuss about companies to avoid and red flags. And it's extremely important to understand these because we need to know what to avoid when we are making a shopping list for this correction. Also, this will help us to save from investing in companies who are under or over reporting profits and misleading investors. So let's start. Let's start with understanding business models that we should avoid. See, if you see, commodity and cyclical businesses are something we should avoid if we are in the market for a long term, 5 year, 10 year perspective, or we are someone who is doing passive. हम लोग full time investment professional investor के ऐसा नहीं करते. हम एक छोटा ओवरव्यू लेते हैं मार्केट का, दो चार शेयर सेलेक्ट करते हैं और डाल देते हैं. सिक्लिकल और कमोडिटी बिजनेसेस उनके लिए है जो एक्टिवली मार्केट में, जो एक्टिवली ये कंपनीज को ट्रैक कर सकते हैं और जिनको पास्ट साइकिल्स का अनुभव है. दिस इज बिकॉज कि कमोडिटी बिजनेस या सिक्लिकल बिजनेसेस में एक फेज, बूम और बस्ट का फेज आता है, जहाँ कुछ पीरियड ऐसा होता है जहाँ सॉलिड बूम होता है, वो प्रोडक्ट के डिमांड में मार्जिन अच्छे होते हैं, और एक बस्ट फेज आता है जब प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती, प्राइसेस सप्रेस हो जाते हैं और कंपनियां घाटा करती है. दिस इज बिकॉज कि कमोडिटी बिजनेसेस ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो उसके कंपेटिटर कंपनीज भी सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो एकदम सिमिलर होते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं होता है. एंड हेंस जो इनका प्राइस है वो मार्केट की सप्लाई और डिमांड के हिसाब से डिसाइड होता है. बट एट द सेम टाइम ये काफ़ी जो कमोडिटी कंपनीज है, जैसे माइनिंग हो गई, मेटल हो गई, पावर हो गई, ऑयल हो गई, इनमें बहुत हेवी केपेक्स होता है, बड़ा वर्किंग कैपिटल लगता है और बहुत फिक्स कॉस्ट होते हैं. हेंस जब मार्केट बूम में है, जब डिमांड बढ़ रही है, मार्जिन बढ़ रहा है, तो इनको बहुत फायदा होता है बिकॉज इनके खर्चे लिमिटेड है पर मार्जिन और वॉल्यूम, रेवेन्यू, टॉप लाइन और पैट मार्जिन दोनों बढ़ते जा रहे हैं. तो वो जो साल है एक्सपोनेंशियल कैश जनरेशन होता है. एंड ऑन द फ्लिप साइड, जब बर्स्ट पीरियड आता है तब फिक्स कॉस्ट तो सेम रहते हैं पर सेल्स घट जाते हैं, प्रॉफिट घट जाते हैं, और इसलिए कंपनियां घाटे में भी चली जाती है बिकॉज नॉर्मली कमोडिटी बिजनेसेस के मार्जिन भी कम होते हैं. अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मेटल साइकिल, जैसे 2020 में जब पैंडेमिक शुरू हुआ, तो चाइना, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन द प्रोडक्शन वेंट डाउन सब्सटेंशियली, हेंस स्टील का शॉर्टेज था. और ये फर्दर इंटेंसिफाई हुआ रशिया और यूक्रेन के वॉर से, जहां रशियन सप्लाईज ऑफ स्टील हैव कॉम्प्रेस्ड एंड हेंस वी सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बूम इन द प्राइसेस ऑफ स्टील एंड रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मेक स्टील. सो हुआ क्या कि जो प्रोड्यूसर्स थे उनके कॉस्ट तो मोर और लेस सेम रहे, 10-20% बढ़ी, बट डिमांड और मार्जिन मल्टीपल फोल्ड बढ़ गए और हेंस प्रॉफिटेबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए और ये स्टॉक 5 गुना 7 गुना हो गए. बट जब ये करेक्ट होते हैं तो ये करेक्ट भी यही स्पीड से होते हैं. तो इसलिए हमको ध्यान रखना है, इनको समझना है. अगर आप टाटा स्टील या कोई भी कमोडिटी बिजनेस का 10 ईयर्स का पीएनएल देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कुछ साल बहुत लॉस करते हैं और फिर कुछ साल बहुत सॉलिड प्रॉफिट करते हैं. मूविंग ऑन, सेकेंड मॉडल दैट वी शुड अवॉइड इज लो मार्जिन बिजनेसेस. देखिए, जब हम ऐसे बिजनेसेस लेते हैं जिनका मार्जिन ही 2%, 3% है, तो वी आर एक्सपोजिंग आवर सेल्स टू रिस्क बिकॉज ये कंपनीज मतलब इंक्रीमेंटल वैल्यू पे नहीं बेच पाती है. मतलब उनको कॉस्ट कटिंग पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, और कॉस्ट कटिंग या मार्केट की कोई भी डायनामिक्स में अगर चेंज या बदलाव आता है तो ये कंपनियों का मार्जिन नेगेटिव चला जाता है और हेंस ये नुकसान करती है. अब लो मार्जिन बिजनेस में दूसरा ये प्रॉब्लम है कि बिकॉज आपका मार्जिन छोटा है, अगर शेयर होल्डर को कंसिस्टेंटली कमाई करनी है, शेयर प्राइस को ऊपर जाना है, तो उसका मतलब इनको सब्सटेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ हर साल लाते रहना पड़ेगा क्योंकि मार्जिन तो नहीं बढ़ रहा है. सो देन द ओनली वे टू इंक्रीज पैट इज बाय इंक्रीजिंग टॉप लाइन. अगर आपकी ज़्यादा बिकनी होगी तो जो 4% पहले था वो अब ज़्यादा होगा क्योंकि आपकी सेल बढ़ गई है. बट रिस्क ये है कि अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत चल हो गया तो ये कंपनी सीधा नुकसान में चली जाती है, तो इसको हमको अवॉइड करना है. थर्ड इज बिजनेसेस दैट रिक्वायर हाई केपेक्स. Now, high capex is normally, you have to understand that if your company has to increase the sale by 1 rupee, how much investment it will have to make today. For example, steel company है, power company, oil company है, अगर उसको
समझो 1 टन तेल या 1 टन स्टील ज़्यादा बनाना है, तो उसको प्लांट में एक्सपेंशन करना होगा, नए आदमी रखने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना होगा. So they will have to spend 1 rupee to increase 1 rupee of sale. Now that is something which is not great for a compounding stock, because एक तो जब कंसिस्टेंटली हाई केपेक्स लगता है तो कहीं ना कहीं कंपनी को डेट पे रिलाई करना पड़ता है. और जब ये कंपनी सिक्लिकल होती है और जब ये बूम पीरियड में एक्सपेंशन करती है तो डेट भी लेती है, एक्सपेंशन भी करती है, और जब अचानक से साइकिल टर्न होती है तो इनको नुकसान तो होता है, पर वो नुकसान और एक्सेलरेट हो जाता है, बिकॉज दे आर टेकिंग डेट, दे आर इन्वेस्टिंग हेविली एंड इंक्रीजिंग द फिक्स कॉस्ट. Hence, high capex businesses are only preferred when they have a substantial size of opportunity, और उनका सेल्स ईयर ऑन ईयर एटलीस्ट 10-15% से बढ़ते ही रहता है, और वो सिक्लिकल नहीं है नेचर में. नहीं तो होगा क्या, साइकिल के टॉप पे मैनेजमेंट एक्सपेंशन करेगा, केपेक्स करेगा, और जैसे बर्स्ट आएगा ये एक्सपेंशन अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी रह जाएगी, एंड हेंस कंपनी को घाटा ज़्यादा होगा. और कई सिनेरियो में ये हुआ है जहाँ कंपनी हैव गॉट स्टक विथ हाई डेट. ये स्पेशली हुआ था 2007-8 के कमोडिटी बूम के बाद. अब इसके सामने यू शुड प्रेफर कंपनीज लाइक एशियन पेंट और समवन, जो यस, टू क्रिएट इंक्रीमेंटल लीटर्स ऑफ पेंट दे विल हैव टू इन्वेस्ट, बट बिकॉज दे हैव मेड अ ब्रांड, तो क्या करते हैं कि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है आउटसोर्स कर देते हैं, वो जॉब वर्क करवाते हैं. तो इसलिए उसको इंक्रीमेंटल पेंट बनाने के लिए खुद प्लांट डालने की ज़रूरत नहीं, वो कोई थर्ड पार्टी वेंडर को बोल देता है कि ये मेरी रिक्वायरमेंट आपको मीट करनी है, आप बना, क्योंकि उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन पावर है, उसके पास सेल्स है, उसके पास ब्रांड है. तो दिस आर द बिजनेसेस दैट यू शुड लुक फॉर. The fourth is avoiding high debt companies. See, now debt is also a friend, but it is also an enemy. If managed well, debt can substantially increase the return to investors because it is the cheapest source of fund. हम जो equity investors जो पैसा लगाते हैं, we expect at least 20-24% return. Hence, equity is the most expensive form of raising funds. और जो debt है, अगर कंपनी decent हो तो उसको 11-12% पे लोन मिल जाता है. और उसके बाद आप कितना भी कमाओ, आपका जो जो बैंक को देना है वो फिक्स रहता है, जो है 10%-12%, जो भी आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ है. बट कंसिस्टेंट हाई डेट, जहाँ बिजनेस का मार्जिन कम है, कमोडिटी बिजनेस है, हाई केपेक्स बिजनेस है, वहाँ डेट बहुत डेंजरस हो जाता है. जैसे आरकॉम था या रिलायंस एनर्जी था, जहाँ केपेक्स बहुत था, मार्जिन कम था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ डेट ओवर पीरियड ऑफ टाइम कंपनी को अंदर से खाने लगता है और उसको मार देता है. हेंस, इवन इफ यू आर ट्राइंग टू सेलेक्ट अ कंपनी विच हैज सम सॉर्ट ऑफ डेट, at least see that the debt to equity ratio is very low, or at least below 1, and the earnings can easily cover multiple times the debt that has to be serviced. मतलब जो लोन की अमाउंट उसको भरनी है, वो पैड से वो जनरेट करके वो लोन भर पाए. और फिफ्थ companies that we should avoid is public sector undertakings. See, I have nothing against PSUs, but the problem is in the structure of it. The ultimate management control is in public servants and ministers. अब होता ये है कि अनलाइक प्राइवेट कंपनीज, मिनिस्टर्स मतलब जो मेन बॉस है वो बदलते रहता है, और हर बॉस अपनी एक अलग साइकोलॉजी मेथडोलॉजी के साथ आता है. सेम वे जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं उनका भी ये होता है. तो एक प्रॉब्लम ये हो जाती है स्ट्रैटेजी की और एक डायरेक्शन की. जैसे मिस्टर मुकेश अंबानी हैं, तो उनकी बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी और प्लानिंग है कि कंपनी को कैसे आगे ले जाना है. देयर इज नो वीवरिंग इन द मैनेजमेंट फिलोसॉफी, whereas in PSU that is a problem. Second thing, accountability is a very big problem in PSU because government jobs normally secure होती है. Hence अंडर परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा पनिशमेंट नहीं है. द मैनेजर्स आर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, राइट. And the last thing is that the government uses and juices PSUs as per what they desire. कभी उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो डिविडेंड निकाल लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सब्सिडीज होती है, बिकॉज गवर्नमेंट का अल्टीमेट मोटिव है पब्लिक सर्विस. दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. Hence,
except for some PSUs like IRCTC, where it is a monopolistic business, we could consider for long term. या तो जब आपको वैल्यू बाय मिलती है, जैसे PSU बैंक्स बहुत करेक्ट हो गई, SBI है, तो वो सारी चीजें हम जाके खरीद के उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं. Moving on, besides business model, we should avoid companies with consistent poor performance. And this is because I'll tell you, a good boy is likely to be a good boy in future, and a bad boy is likely to be a bad boy in future. So we have to see some 4-5 parameters on which we can decide कि ये कंपनी का परफॉर्मेंस पुअर है कि बेटर है, और पुअर है तो उसको अवॉइड करना है. फर्स्ट इज ROE, ROC. ROE इज रिटर्न ऑन इक्विटी. बेसिकली ये जो शेयर होल्डर ने पैसा दिया है उस पे जो कंपनी पैट कमा के दे रही है, तो उसका रिटर्न परसेंटेज कितना है. सेकेंड इज ROCE, विच इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. मतलब बेसिकली शेयर होल्डर का पैसा और जब डेट, जितना भी कंपनी में हमने पैसा इन्फ्यूज किया उसके हम कितना कमाई कर रहे हैं एवरी ईयर. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर. अ लो ROE is very bad for investors. Secondly, uneven revenue and PAT growth. Now, this is something that we will see in cyclical stocks. We want companies which have a consistency in revenue and PAT. We cannot have one day 1,000 crores, one day 200 crores, one day 500 crores. No, we need consistency. थर्ड इज हाई डेट टू इक्विटी रेशियो एंड लो पैट मार्जिन, जहाँ कंपनी में उधार बहुत ज़्यादा है और पैट के मार्जिन बहुत कम है, इसको अवॉइड करना है. फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डाइल्यूशन. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. बेसिकली अगर कंपनी नए शेयर्स इश्यू कर करके पैसा रेज कर रही है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डाइल्यूट हो जाते हैं. इससे ये दिखाता है कि कंपनी के बिजनेस में पैसा जनरेट करने की इतनी ताकत नहीं है या इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो चीप डेट उठा सके, इसलिए मैनेजमेंट को डाइल्यूट करना पड़ रहा है. एट द सेम टाइम इक्विटी डाइल्यूशन से आपकी जो स्टॉक की अप्रिसिएशन है उस पर भी लिमिटेशन आ जाता है. एंड बट एक्सेप्ट फॉर सम केसेस जहाँ बैंक्स है, बिकॉज उनका रॉ मटेरियल ही पैसा है, तो वहाँ कोई कोई बिजनेस मॉडल्स में इक्विटी डाइल्यूशन चलता है. Now with this, I want to give you some more examples on these performance indicators and show you how companies have performed, with the records of poor or good performance, which I will continue in part 2 of this video, because unfortunately, uh, being a new channel on YouTube, we can't upload more than 15 minutes of video. So I hope you have liked this, and I hope to see you in part 2 of this video. Thank you so much.